हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये इनको स्टार्ट करना है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या है कि जैसे इसके वर्ड में लगा हुआ है कि काइनेटिक एक वर्ड है, तो काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मोशन में आना। और जैसे काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसके चलते, मोशन के चलते उसमें एनर्जी कितना होगा, तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो वैसे ही क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका फिर मोशन का अगर हम लेखा जोखा तैयार करें, देखें कि क्या हो रहा है, क्यों मूव कर रहा है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो जैसे ही हमारे मन में आता है कोई गैस, तो उसमें गैस से मतलब दो बातें होता है, एक तो आइडियल गैस है, एक रियल गैस है। तो आइडियल गैस है तो हम जानते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से वो गवर्न होता है या उसी को फॉलो करता है। मतलब किसका प्रेशर, आपको स्टैंडर्ड प्रेशर या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आर का वैल्यू, ये सब अगर गिवन हो या एन है, तो आप उसमें देखेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी में 5 चीजें हैं। तो 5 में से कोई 4 चीजें अगर हमें दिया रहता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि एट एसटीपी कंडीशन पर या एनटीपी कंडीशन पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, एक मोल में 22.4 लीटर होता है। तो इस पीवी इक्वल टू एनआरटी की ही आपने हेल्प लिया होगा। तो प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटीएम 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दूसरा कि इसका आर का वैल्यू 8.314, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हम प्रेशर का वैल्यू कैसा ले रहे हैं, वैसा हम आर का वैल्यू लेते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 कैल्विन, वगैरह वगैरह इस तरह का। एक तो ये आइडियल गैस की कथा हुआ। और आपको जैसे कि आपको पता है कि आइडियल जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, सारा का सारा वो तो भगवान होते हैं। कहीं का भी आइडियल आप देख लीजिए, जब भी आइडियल आया होगा मैंने यही वर्ड एग्जैक्ट बोला होगा। या इलास्टिसिटी में ऐसा माना जाता है कि हम स्ट्रेच करते हैं और वो वापस आ जाता है, तो आइडियली ऐसा होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड मैकेनिक्स में या स्मूथ प्लेन, आइडियली इसमें 0 फ्रिक्शन होता है। तो ऐसा सब पॉसिबल नहीं है, बस एजम्पशन के लिए है। तो वैसे ही इस गैस का भी हालचाल है। तो गैस को कैसे फिर किया जाए, तो उसमें उसके लिए मतलब कि एक लो डेंसिटी पर जब कोई भी गैस काम करे तो उसके लिए होता है, और उसके लिए एक वर्ड है रियल गैस। तो एक आइडियल गैस की दुनिया है और दूसरा रियल गैस की दुनिया है। आइडियली इसको बिहेव करने जैसा पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको ओबे करे, वैसा उससे एक्सपेक्ट रहता है कि आप आइडियली रहिए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो आइडियल गैस होने के लिए क्या होता है, अब पीछे भी आपको कुछ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ क्वेश्चन मिला होगा प्रीवियस ईयर में, तो आपको उस समय उसको समझाया होगा मैंने कि आइडियल होने के लिए मतलब कि गैस होने के लिए उसका डेंसिटी चेंज ना करे, और जैसा भी मैंने बोला कि लो डेंसिटी पे काम करे। तो लो डेंसिटी कब होगा, जब प्रेशर वहां का लो होगा। जब हाई प्रेशर होता है कहीं का तो कंप्रेस्ड हो जाता है और उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। ये बात तो आप समझते होंगे। तो लो प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर शुड बी हाई। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में वो फ्री करेंगे। गैस का मतलब क्या, कि वो आप फ्लूइड जैसा, कि वो मोशन में रहे और मूव कर सके। अब उसको बांध के रखिए तो वो उसमें आइडियल गैस में नहीं होगा, या रियल गैस जो कुछ लोग बिहेवियर ऐसा दिखाते हैं। तो आइडियली उनसे कहा जाता है कि आपका डेंसिटी लो होना चाहिए और आप मूव करना है, आपको मूव करना है किनको, गैसेस को। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें इज आइडियल गैस हैविंग अ लो डेंसिटी, बट रियल गैस उस मतलब कि जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो उससे वो डेविएट होने लगते हैं। तो आप केमिस्ट्री में अगर देखेंगे गैस लॉज में, तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, या सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अपने लाइन से भटक जाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की तरफ उसमें जाते हैं, तो उनका अलग मैटर है, वो लोग केमिस्ट्री वाले लोग आपको अच्छे समझाएंगे। अभी हमारे लिए क्या है कि ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देख मतलब ये तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का मुंह माया था कि आइडियली कोई भी गैस को फॉलो करना चाहिए। अब हम उससे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि भाई, कि जब आप मूव कर रहे हैं तो आप मतलब कि जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर गवर्न उस पर हो रहा है तो किन एजम्पशन के साथ होता है। तो यहां पर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, तो एक थ्योरी मतलब एक एजम्पशन है कि हम इसी एजम्पशन पे काम करते हैं और बाकी के आगे इस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी को यूज करते हैं। तो उसमें यह कहा जाता है सबसे पहले कि उनका जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, जो गैस जिस मॉलिक्यूल से बना हुआ है उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। इतना छोटा होना चाहिए कि उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है, आप सोचिए कि गैस मॉलिक्यूल्स, उनके बीच का डिस्टेंस से भी छोटा होना चाहिए। तो काफी स्मॉल है, तो मतलब कहने का मतलब कुछ वेरी स्मॉल इन साइज, और डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग पार्टिकल
their size of the gaseous molecules the shorter than the distance between the neighboring particle। एक बात। दूसरा कि उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जब वो कोलिजन कर रहे हो तब। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब वो कोलिजन कर रहे होंगे तभी उनका पाथ, तभी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मतलब एक पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ को मानने वाले हैं। अच्छा, जब वो कोलिजन हो रहा होगा तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जैसा है, और उनको क्या कर सकते हैं, एक रिजिड बॉडी जैसा मतलब आप ले सकते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन या कहीं हो रहा हो तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। बात ही सब डेंसिटी से स्टार्ट हो रहा है कि आइडियल गैस कौन फॉलो करेगा कि उसका डेंसिटी शुड बी लो, मतलब डेंसिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कहीं एक फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इकट्ठा हो गए और उसके बाद उनका मतलब कि डेंसिटी बढ़ा लिए, ऐसा नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब ऐसा मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो एजम्पशन है, एक तो साइज बहुत छोटा होना चाहिए पहली बात, और साइज इतना छोटा होना चाहिए कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उससे भी छोटा होना चाहिए, एक। दूसरा कि जिसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, एक्सेप्ट कि जब वो कोलिजन कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉस को फॉलो करते हैं, उनके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो परफेक्टली एक रिजिड बॉडी है, इनका जो कोलिजन है इलास्टिक है। इन सारी बातों को आप एजम्पशन में मतलब मोटे मोटे तौर पे, और एक दो बातें होंगे तो होंगे, लेकिन इन्हीं को ध्यान में रखकर हम अपना काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये मतलब कि अपना एक मूव कर रहे होंगे, मान लीजिए किसी क्लोज कंटेनर में है, तो जब ये मूव कर रहे होंगे एक दूसरे से, जैसे आप अपना छोटा सा बॉटल देख लीजिए, कौन सा, परफ्यूम का, तो जब आप उसको हिलाते हैं तो रहता है, तो आप जब प्रेस करते हैं तो गैसेस के फॉर्म में आता है और उधर लगता है लिक्विड है, तो वहां पर इकट्ठे हुए रहते हैं, हाई प्रेशर पे रहता है, तो इसलिए वो उनका डेंसिटी ज्यादा हमें लगता है, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। तो जब हम उसको हिलाते हैं तो एक तरफ एक कंटेनर में जाता होगा, फिर दूसरी तरफ से जाता होगा। तो अभी हम इंटरेस्टेड है कि इसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसके वॉल पर, या सिंपली कि प्रेशर इन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आ जाइए उसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो प्रेशर ऑन द आइडियल गैस। आइडियल गैस, तो मान लीजिए कंटेनर है इस तरह का, 3 डायमेंशनली ऐसा। तो ये पीछे की तरफ चला गया, अच्छा कोई नहीं, इसको ऐसा और ऐसा ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कुछ अटपटा जैसा बन गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें आप जैसे जाए मतलब कोई गैस पार्टिकल है तो यहाँ पर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि गैस पार्टिकल यहाँ से ऐसा ये जा रहा होगा इस कंटेनर के वॉल पर, और उस पर टकरा कर फिर वापस आ रहा होगा इस तरह का। ठीक है, इसमें एक बच्चों ब्राउनियन मोशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बता रहे थे कि जो टकराते हैं इस तरह का, मतलब जिग जैग पाथ कैसा भी, ये एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का ये है, एक बार टक्कर मारते होंगे तो इनका पाथ ऐसा होता है। तो ऐसा सीधा सीधा जैसे मैंने बनाया इतना सीधे नहीं है, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। तो हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ब्रेक कर दे रहे हैं कि एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पर होगा तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस वाले पे जा रहा होगा, एक्स एक्सिस पे तो है नहीं क्योंकि वाई एक्सिस के लिए बोल दिया, तो चलो वाई एक्सिस इसको कर देते हैं कि इसका वेलोसिटी ऐसे जा रहा होगा, और एक गैस मॉलिक्यूल्स का मास मान लेते हैं कि m है। हमें क्या निकालना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर निकालना है। और पहले आपको बता दूं कि इस प्रेशर का वैल्यू होगा क्या, कितना एग्जर्ट करेगा, 1/2-3 रो डेंसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स और v स्क्वायर RMS। तो ये RMS स्पीड के बारे में आपको पता है क्या, नहीं पता है तो पहले इसको बता देता हूं। उसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब मान लीजिए कि 2-3 पार्टिकल है, एक का v1 है 2 मीटर पर सेकेंड, v2 है 3 मीटर पर सेकेंड, v3 है 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो कोई पूछता है हमसे कि VRMS बताओ,
तो इसका क्या करते हैं, स्क्वायर लेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे जो पीछे की तरफ से एस एन आर। मतलब बेसिकली देखो तीन तरह का होता है, एक रूट मीन स्क्वायर होता है, एवरेज स्पीड होता है जैसे कि आप जो जानते हैं, और तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आरएमएस स्पीड, मतलब कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स भाग रहा होगा तो उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा, तो उसका आप यूज देखेंगे यहाँ पर। दूसरा कि एवरेज, आपको पता है कि एवरेजली कितना जा रहे होंगे। और तीसरा कि मोस्ट प्रोबेबल, मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है तो उसमें सबका, गैसियस मॉलिक्यूल्स का मोस्ट ऑफ द का स्पीड क्या है। तो उसमें एक वर्ड याद रखिएगा, अगर आप इस ऑर्डर में होता है, रूट मीन स्क्वायर, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। कहीं भी अगर है पूछे कि कौन सा ज्यादा स्पीड है, कम है, तो आराम के ऑर्डर में याद रखिएगा। तो वी आर एम एस अगर अभी यहाँ पूछा जा रहा है तो इसके लिए क्या होगा कि 3 है, तो स्क्वायर कर लीजिए, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस करके कि हमें मीन लेने के लिए इसका मीन लेना होगा तो अपॉन 3, और फिर उसके बाद रूट लेना होगा। तो ये वी आर एम एस स्पीड आता है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 3, तो यहाँ से कितना हो गया 29/3। तो 29/3 का देखेंगे तो वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो कह सकते हैं कि 3.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात समझ में आए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकाला जाता है, क्योंकि फिर इसका यहाँ पर काम होगा। तो जो यहाँ पर लिखा गया कि प्रेशर जब भी, मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है जब आ रहे होंगे, या मतलब कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा उसके कंटेनर पे, तो कितना कर रहा होगा, तो 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा। अब उसी को हमें ढूंढ के लाना है, मैं उसी को आपको समझा रहा हूँ कि निकलता हो कैसे है। ठीक है, ये आर जब भी आर तो वी आर एम एस जब मैं आपको बोलूंगा तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं बच्चों कि वाई वाला अगर इधर बना लिया था, एक्सिस बोल दिया था, क्योंकि वाई को इधर बांध दिया था तो कि जा रहा होगा कंटेनर की तरफ से ऐसा। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमने अपने आपको जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब बताया था तो उसमें कैसा बोला था कि इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन और रिजिड बॉडी है, और उसमें सभी का मास यूनिफॉर्म एक जैसा है, एक का मास ज्यादा है कम मॉलिक्यूल्स का। अगर एक गैसियस के मॉलिक्यूल्स है तो सभी का क्या होगा, एक जैसा कुछ होगा। एक जैसा का मतलब कि एक यूनिफॉर्म मास होगा और उसका यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा। तो आप ये सब एजम्पशन यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट देयर डेंसिटी बी रो एंड देयर मास इज स्मॉल m वगैरह वगैरह। लेट देयर डेंसिटी बी रो एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बी स्मॉल m। ये दो चीज रो ऐसा। तो बच्चों अगर ये ऐसा जा रहा होगा एक कंटेनर पे और फिर दूसरा जब आ रहा होगा तो इस पे हमें कुछ चेंज इन मोमेंटम जैसा दिखाई पड़ेगा। मतलब प्रेशर की कल्पना कैसे करेंगे, कुछ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स बाई एरिया लगा होगा, प्रेशर तो ऐसे मिलेगा। फिर फोर्स की कल्पना करें तो यहाँ पर अगर मूव कर रहे हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो न्यूटन्स लॉ को आपने सेकंड लॉ में देखा है तो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता भी है। तो अब देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है यहाँ से। डेल्टा पी वाई में अगर देखेंगे तो आप यहां से मिलेगा कि डेल्टा एक जब वी वाई ऐसे जा रहा होगा फिर वैसे आ रहा होगा, तो मतलब मास तो उतना ही है, और वेलोसिटी कैसे ऐसे जा रहा होगा वैसे जा रहा होगा, मतलब क्या है v2 माइनस v1। तो अगर इधर जाने को अगर हम निगेटिव बोलते हैं और इधर को पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपका निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि ऐसा m जैसे कि जा रहा होगा तो उसका वी वाई और माइनस ऑफ वी वाई ऐसा। तो इसमें आप देखेंगे कितना हो जाएगा 2mvy ऐसा, यही होगा चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब फोर्स कितना लग रहा होगा y डायरेक्शन में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा टी, जो टाइम इसमें लग रहा होगा। तो इसमें क्या करें कि अगर डेल्टा टाइम से डिवाइड करें तो उसका वेलोसिटी कितना है v। अब मान लेते हैं कि इसका लेंथ l है, मतलब एक एज पे जैसे पूरा का मैं तो इतना दूर में दिखाया हूं, तो मान लीजिए कि लेंथ l है ऐसा। तो एक तरफ जाने में उसको समय कितना लगेगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यही जानते हैं ना। तो वी वाई अपॉन एक टाइम, और यहाँ से स्पीड इक्वल टू वी वाई इक्वल टू लिख दिया, मतलब कि L बाई टी, ये वी वाई हो रहा होगा।
तो उसमें फिर क्या होगा कि इसमें एवरेज मतलब कि जो होता है, तो जो एवरेज फोर्स लगता है उसमें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको जाने में कितना समय लगा होगा, इतना, और आने में भी कितना लगेगा, डबल इसका। तो ऐसा कर ले कि सॉरी टाइम के लिए तो डेल्टा टी इक्वल टू हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू एल बाई वी वाई, ये ना, ये समझ में आया, एल इक्वल टू वी वाई है, तो डेल्टा टी इक्वल टू एल अपॉन वी वाई, और 2 बार वो समय लग रहा होगा तो यहाँ पर 2L कर ले ये चीज। तो इसको इधर डिवाइड कर लिया जाए तो कितना मिल जाएगा, 2m वी वाई अपॉन दिस थिंग 2L बाई वी वाई। तो यहां से आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से ml बाई वी वाई स्क्वायर। तो इस पर फोर्स इतना लग रहा होगा, तो इसको फ्रेशली लिख लिया जाए। हमारे वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका क्या मतलब है, ये कम दिख रहा है, क्या चल रहा है, पिंक वगैरह कौन कर देता है। अब फ्रेश दिख रहा होगा बच्चों आप लोग को। तो एफ वाई इक्वल टू तो m बाई एल वी वाई का स्क्वायर, ऐसा। अब लाते हैं इसको, किसको, एरिया को। तो जो उस कंटेनर का एक तरफ का जो एरिया होगा, जो उसके साइड का एक तरफ का एरिया होगा, उसमें क्या होगा, एल स्क्वायर। तो इसको अगर डिवाइड कर दे, एफ बाई वाई इक्वल टू ए बाई वाई, या ए केवल, तो उसकी जगह पर कितना हो जाएंगे, मास एल क्यूब, है ना, इंटू वी वाई। अच्छा, अब देखिए इस वी वाई को लिखने का समय आ गया है, क्योंकि इसमें जब वो 3 डायमेंशनली ऐसे अगर हो जा रहे होंगे, ऐसा वी एक्स वी वाई और वी जेड, तो हम इसमें ऐसा मान लेते हैं कि वी जेड का जो रूट होगा स्क्वायर, इस वी वाई का जो स्क्वायर रूट होगा, और वी एक्स का जो स्क्वायर का मीन होगा, इसको आप कुछ वी मान लीजिए, ऐसा। तो यहाँ पर जब उसको करेंगे, मतलब ये जो v का जो वैल्यू होगा, मतलब कि v तो नहीं, यहाँ पर ऐसा हटा दो, वी आर एम एस इसका जब वैल्यू लेंगे तो वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर अपॉन, और इसका मीन 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 ऐसा है, तो 3। तो सभी आपस में इक्वल है, तो उसका एक जो वैल्यू होगा यहाँ से, जब वी वाई को हटाएंगे तो उसमें v बाई 3 ले लेंगे, तो m L3 इंटू वी का स्क्वायर, और इसको आर एम एस स्पीड ऐसा आप लिख लीजिए बाई 3, तो 1/3 हो जाएगा। तब तक ये प्रेशर हो गया 1/3, तो मास बाई उसका वॉल्यूम कितना होगा, डेंसिटी, तो वी आर एम एस का जो स्पीड होगा कुछ आपको ऐसा निकल कर आ जाएगा। तो इसी के लिए हमें करना था कि प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा, 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, ये आपको बताया था ना कि यही हमें करना है। अब देखिए इसके बाद कि इसमें और कुछ कलाकारी कर सकते हैं, कि जैसे कि इसी पॉइंट पर यहाँ पर कि आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, कि जैसे P इक्वल टू ऐसा है तो 1/3, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम तो होता ही है, तो उसमें m, अगर n नंबर, ये तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए था, इतना प्रेशर एग्जर्ट करता है, एक मोल के लिए अगर करना होगा तो इसको वॉल्यूम को आप ऐसा लिख सकते हैं n के टर्म में, और या भी रहने दो, ये आगे की तरफ, आगे के लिए होगा, मेन फॉर्मूला ही है, क्योंकि इसमें जैसे कि जब आगे आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तब वो कैसे होगा। तो प्रेशर बच्चों कितना एग्जर्ट करता है, 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में इसका रिलेशन अगर आप देखेंगे तो उसके साथ क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चों, K इक्वल टू हाफ m वी आर एम एस स्क्वायर, मतलब कि वी स्क्वायर, तो वी आर एम एस स्पीड, इसको ऐसा ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप अभी ऐसा कर ले कि 1/2, इसमें मास इक्वल टू क्या होता है,
डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसा VRMS इस तरह का। तो आप यहाँ से अगर 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो 1/2, रुको अगले पेज पे इसको करता हूँ। ठीक है, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं कि जैसे PV इक्वल टू 1/3 इसमें, तो हम P इक्वल टू 1/3 रो VRMS है, तो सर मैं वही लिखना भी चाह रहा था उस समय, तो हो नहीं पाया। तो P इंटू वी अगर करेंगे तो 1/3 रो इंटू वी इज VRMS स्क्वायर, ऐसा। तो PV इक्वल टू हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, 1/3 m VRMS स्क्वायर, ये चीज़, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब उसको चाहे तो ये जो मास है पूरे गैस का हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें n टाइम्स ऑफ m के लिए ऐसा कुछ मिलेगा। अभी देखिए कि जो मैं आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m VRMS स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है। तो और अभी अभी क्या सीखे थे, PV इक्वल टू 1/2 1/3 m VRMS स्क्वायर। तो इसमें अगर PV इसमें 2/3 अगर कर ले और 1/2 m VRMS स्क्वायर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि PV इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं 3/2 PV और 3/2 nRT। तो ये चीज़ आप यहाँ से इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो इन सबों का यूज मतलब बेसिक है, क्योंकि इस चैप्टर के लिए है, तो इसीलिए इसको ऐसा किया जाता है। अभी तो मैं आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा तो कुल मिलाकर इससे फैमिलियर बनाना है मुझे, PV इक्वल टू nRT और उसके एप्लीकेशन से क्या क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये तो बेसिक था, तो मतलब बेसिक तो आप जानते रहिए कि ये होता है। तो फिर उसके बाद मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जितने तरह के लॉ है, तो लॉ पे ज़्यादा मतलब ध्यान फोकस करने से बेहतर है कि जैसे PV इक्वल टू nRT होता है। अभी जैसे मान लीजिए कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, तो यहाँ पर एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और ये पूरा कांस्टेंट हो ही गया, तो यहाँ से हम बोलते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो इसको आप बॉयल्स लॉ बोल दीजिए। और यहाँ पर P वर्सेस V का जो ग्राफ होगा कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसके लिए आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए अगर बोला जाता है कि आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक है तो इस पे से हम प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V/T इज कांस्टेंट, सो V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ऐसा। फिर उसमें सपोज करिए कि आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो P और T आपस में रिलेशन में आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि P1/T1 इक्वल टू P2/T2, एक ऐसा। अब मान लीजिए कि तीनों वेरिएबल है, कि मतलब कहीं भी अगर P मतलब ऐसा हो रहा हो कि P1 V1 T1 से एक से दूसरे पे कहीं चेंज हो रहा हो, P2 V2 T2, ऐसा P1 V1 T1 से ऐसा इसमें अगर जा रहा है, तो इसमें PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, P1 V1/T1 PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा भी क्वेश्चन अभी मिलेगा आपको। तो जहाँ पर तीनों बदल रहे हो तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2, इस तरह का। तो ये भी आप रिलेशन इसमें ऐसा देख सकते हैं। तो ये मतलब कि आपको काम करेगा, और मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि PV इक्वल टू nRT पे आपको काम करना है, तो उस तरह का। जैसे आइसोथर्मल है तो इसके लिए ग्राफ हो गया, आइसोबारिक है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और P वर्सेस V के लिए तो मतलब कि अगर
पीवी अगर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कुछ इस तरह का अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस तरह का हम कह सकते हैं, या वीटी ग्राफ है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ इस तरह का टेम्परेचर अपना बढ़ रहा होगा। मतलब इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसी भी दो में अगर आपको ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन और लिए हैं, उसको समझेंगे अभी, ठीक है। तो आ जाइए, मतलब इस क्वेश्चन सेशन जो स्टार्ट में कर रहा हूं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पे, मतलब उसमें उसी पे कन्फाइन करके रखेंगे और उसका एप्लीकेशन दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये विजुअल है क्या, काफ़ी छोटा है, रुक जाइए इसको थोड़ा ठीक करते हैं, ठीक है, कुछ बेटर होगा, पहले से ये दिख रहा होगा। करेक्ट, वेसल ऑफ वॉल्यूम इज 8 इंटू 10⁻³ इसका जो वॉल्यूम है 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इस contain ideal gas of 300 Kelvin and 200 kilopascal. The gas is allowed to leak till the pressure is fall to 125 kilopascal. ओरिजिनली कितना था 200 kilopascal. मतलब कि ऐसा कंटेनर है और यहाँ पर कुछ लीक हो जा रहा है, मतलब कोई होल है ओरिफिस टाइप का और फ्लो हो रहा है, और पहले 200 था ओरिजिनली, P1 कह लीजिए 200 किलोपास्कल, और थोड़ी देर के बाद वो डिक्रीज होकर कितना जा रहा है 125 किलोपास्कल, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गैस लीक्ड, एज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है, तो हमें यहाँ से n के जगह पर कितना हो जाएगा PV/RT। तो प्रेशर कितना है इसका 200 किलोपास्कल, सो 2 इंटू 10⁻⁵ ऐसा बोल सकते हैं। वॉल्यूम 8 इंटू 10⁻³ अपॉन R का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 300 केल्विन ऐसा। तो इसमें आप कह लीजिए N1 था जब वो लीक नहीं हो रहा था तब। दूसरे केस में क्या होगा कि N2, फिर से वही PV इक्वल टू nRT, लेकिन इस बार वो क्या हो रहा है कि इसका प्रेशर कम हो जा रहा है 2 इंटू 10⁻⁵ से, मतलब 200 किलो पास्कल से 125 किलो पास्कल है, तो 1.25 इंटू 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.314 इंटू 300। तो जो आपके पास अब कितना बचा, यही बोला ना कि ये तब के लिए है जब N2 है, मतलब तब है कि जब मतलब प्रेशर इसका फॉल डाउन करके रह रहा है, तो इतना इसके पास है। अब भी क्या है कि पूछा है कि कितना लीक हुआ, तो ओरिजिनली इतना था, अब इतना है, तो बाकी कहाँ गया वही आपको निकालना है। तो N इक्वल टू N1 माइनस N2, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि N2 हमारा कम होगा क्योंकि वो लीक होने के बाद का है। तो यहाँ से आप देखेंगे एवरीथिंग विल बी देयर कॉमन, मतलब आप कोई सा भी लगा लो, ये और ये पूरा डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है, तो खाली माइनस इन दोनों को होना है। तो 2 माइनस 1.25 कितना हो जाएगा 0.75, तो यहाँ पर 0.75, तो कितना आसान था 8 इंटू 10⁻³ और यहाँ से आप 8.314 और 300 और लगा लीजिए, और साथ ऑफ कोर्स यहाँ पर 10⁵ और होगा, तो +5 यहाँ लिख लीजिए। तो वहाँ से कितना हो गया 100, तो 200 जो बचा था यहाँ से खा गया, ठीक है। और 75 इंटू 8 कितना हो जाएगा बच्चों, इस 3/4 तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे तो पूरा ये आपका 2 आ गया, तो 2/8.34, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.24 मोल के आसपास आएगा। तो समझ में आया इस तरह के क्वेश्चंस कि मतलब उसका एप्लीकेशन लगाकर कि गैसियस मॉलिक्यूल्स था कोई और वहाँ से निकल रहा था और उसमें हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ होगा। तो PV इक्वल टू nRT को ओबे कर रहा होगा, तब हमने उसको ऐसा इसका इक्वेशन लगाया और उसको फाइंड आउट करके लेकर आ गए, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में, कह रहा है कि वेसल ऑफ वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 300 केल्विन, फाइंड द प्रेशर। तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स था, इस बार प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए है दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों कि
इसमें गैसेस है और उसमें एक है 0.1 मोल ऑक्सीजन और दूसरा है 0.2 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? तो ये वाला जो प्रेशर इस पे एग्जर्ट कर रहा होगा, तो दोनों का अलग अलग हम कर सकते हैं क्या? मतलब P वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू nRT बाई V1, या वॉल्यूम भी तो सेम ही है तो V1 को इसको क्यों ले, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है। दूसरा P2 इज इक्वल टू N2RT अपॉन V, ये बातें दोनों तो सेम ही है, तो इन दोनों का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो इन दोनों का N1 प्लस N2 कर ले अपॉन RT बाई V। तो N1 कितना है? 0.1, N2 कितना है? 0.2, तो दोनों का सम 0.3। R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम इनका 2000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2000 इंटू 10⁻⁻⁶ ऐसा हो जाएगा। तो 3 जीरो तो आप ऐसे भी हटा सकते हैं यहाँ से, -3, तो 5 ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसी को 0.15 बोल देते हैं। 0.15 इंटू 3 अगर देखेंगे, मतलब 10⁻⁵ तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, पास्कल का लीजिए और या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल में ही छोड़ देते हैं। और ठीक है, तो और कोई चारा है नहीं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि कुछ इधर उधर से काम चला लिया जाए। तो 0.15 इंटू 3 तो 0.45 हो जाएंगे और 8.314 है, तो आधा से इसको थोड़ा ज़्यादा करना है, मतलब 4.7 के आसपास इसको आप बोल सकते हैं, इतना पास्कल ऐसा होगा। ठीक है, तो उसमें 4.7 नहीं, कुछ 3.7 के आसपास आएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको खुद से करना है, तो वो आप अपना देखते रहिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो हो सकता है कि एडवांस में ना मिले, या एडवांस का बेस हो, मतलब आएगा लेकिन दूसरे फॉर्म में, डायरेक्टली यही नहीं आ जाएगा। लेकिन एक बार तो तय है कि आपको ये मेंस में तो पक्का मिल जाएंगे। वो कहीं नहीं गया, किसी के पेपर में बहुत सारे सेट बन रहे हैं ना, आपके पेपर में ना है तो किसी और के पेपर में जरूर है, तो चांसेस बोलो बच्चों ज़्यादा है। तो इसीलिए आप इसको यहाँ से तो समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और एडवांस के लिए थोड़ा सा वेट करते रहिए। अभी आपको क्या है कि जो वैसे बच्चे कि या जिनको मतलब थर्मोडायनेमिक्स से डर लग रहा है, या जो मतलब सीखना चाहते हैं एक्चुअल में, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट है। तो ऐसा ही आपको कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि सीखने के पर्पज से बनाया गया है, कि ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और उसमें करने के लिए हो। एडवांस वाले के लिए, और आपको जैसे जैसे आप देखते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज़ अ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 100 किलोपास्कल एंड मास 0.76 ग्राम। कैलकुलेट द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द मिक्सचर। ठीक है, तो इस बार अलग अलग कर दिया, मतलब कि पहले बना ले कि हुआ क्या। यहाँ पर H2 है और ये आपका O2 है, और इसका वॉल्यूम कुछ गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा, और हाइड्रोजन है उसमें, तो उसमें पता नहीं है, तो हम इसका मान लेते हैं कि कुछ N1 होगा हाइड्रोजन वाले के लिए, और इसके लिए कुछ N2 होगा। यही हुआ है ना। तो PV इक्वल टू nRT होता है क्या? होता ही है, क्योंकि आइडियल गैस है, दोनों के दोनों आइडियल गैस है। तो N इक्वल टू PV बाई RT लिख सकते हैं। तो एक का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? N1, या आप ऐसा कर लीजिए कि N1 ठीक है, तो PV बाई RT, क्योंकि ये देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स, जैसे यहाँ पर ये जो गिवन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिक्स करके होगा, तो हम ऐसा इसको लिख ले क्या कि PV का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का इज 100 किलो पास्कल 10⁻³ वॉल्यूम 200
10⁻⁻6 और R 8.314 और टेम्परेचर 300। ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो लाया ही जा सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 0 तो आपको चला जाएगा, 2 0 और चला गया, तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे आप तो 2 कुछ 25 हो जाएगा, तो 0.8 के आसपास ऐसा मान लीजिए, 0.08 इतना मोल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि N1 प्लस N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, मतलब N टोटल मोल तो ही था, तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं क्या कि N1 प्लस N2 इक्वल टू, बताइए 0.08। एक तो इक्वेशन आपके पास एक चमचमाते हुए आ गया कि मतलब प्रेशर वॉल्यूम ये सब दिया हुआ था मिक्सचर का, तो मिक्सचर का चलो ठीक है कि दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों का अलग बात है कि हमें बताना है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल ही सकते हैं, तो ऐसा रहा। अच्छा, अब देखिए कि जो 0.76 ग्राम है उसका कलाकारी देखते हैं। तो अगर N1 आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो गिवन वेट कितना है टोटल इन दोनों का 0.76। तो अगर हाइड्रोजन का निकालना हो तो उसका मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का, गैस का H2 है, मतलब हाइड्रोजन का इटसेल्फ 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसे H2 के फॉर्म में करता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W1 इक्वल टू 2N1 हो जाएगा, और W2 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन है बच्चों, तो ठीक है, तो 32N2 हो जाएगा उसका वेट इन ग्राम। तो इन दोनों का सम W1 प्लस W2 कितना दे रखा है, यही दे रखा है ना मिक्सचर में 0.76, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं 2N1 प्लस 32N2 इक्वल टू 0.76, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि N1 प्लस 16 N2 इक्वल टू 0.38, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो N1 अपने घर गए, 16N2 माइनस N2 अगर करेंगे तो 15N2 और यहाँ से 30 हो जाएगा, तो 15N2 के जगह पे 0.30 हो गया, तो N2 का वैल्यू कितना आ गया 0.02, N2 का वैल्यू 0.02 आ गया, तो N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.06। ये दोनों के दोनों क्या है, डॉलर रुपये पैसे कुछ नहीं, मोल आए, तो यूनिट हमें लिखना पड़ेगा ऐसा। तो 0.06 मोल और N2 इज 0.02 मोल। तो अभी आपको मास निकालना है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ द हाइड्रोजन, तो ठीक है, तो मास निकालने के लिए आपसे M1 और M2 कह लीजिए, जितना उसका आ रहा है M1 अगर निकालना हो तो हाइड्रोजन के लिए बोले थे, तो इसमें 0.06 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 0.06 इंटू 2 करेंगे तो 0.12 ग्राम। M2 के लिए करेंगे तो 0.02 है, और फिर उसमें अगर हम उसके 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, सॉरी 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि इसका O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो इसमें से अगर 32 इंटू 2 करेंगे तो 0.64 ऐसा। अब इन दोनों को जोड़ के भी देखिएगा तो उतना कुछ मिलना चाहिए 0.76, तो आ रहा होगा 64 प्लस 12 इज 76, तो ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया तो आप आया तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि मर्करी द मैनोमीटर इज द फिगर गिवन है, अभी मैं बना दूंगा, द कंसिस्ट ऑफ द 2 अनइक्वल आर्म्स। चलो पहले बना ही लेता हूं। यहाँ से कुछ इंजेक्शन है उनका। ऐसा कह रहा है कि 2 अनइक्वल आर्म्स ऑफ द इक्वल क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि इसमें 100 सेंटीमीटर का ये है और ये 50 सेंटीमीटर का है। द 2 ओपन एंड्स ऑफ द सिल्ट विद द एयर इज द ट्यूब इज द प्रेशर ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, मतलब प्रेशर उनका इस समय 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है। ऐसा। So some of amount of mercury is now introduced in the manometer through the top cock connected to it। यहाँ से जो था ना कुछ कनेक्टेड था, इसी से आपको भेज रहा है।
सो इफ मर्करी रेज इन द शॉर्टर ट्यूब इज द 10 सेंटीमीटर स्टेडी स्टेट, इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर रेज कर रहा है मर्करी, और इसमें कुछ पूछ रहा है कि कितना करेगा, तो इसके बारे में पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि इसमें एल लेंथ ऐसा कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह का इसमें से बनेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें जो बड़ा वाला जो उसमें है आर्म है उसमें कितना जाएगा। तो अभी इनका प्रेशर कितना है 80 सेंटीमीटर। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अंदर का मामला है तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ही होगा, मतलब टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बाहर से उसको कुछ दे रहे हैं। इफ़ द रेज इन द शॉर्टर ट्यूब ऑफ द लेंथ स्टेडी स्टेट में, तो मतलब टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। और ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा क्या? ठीक, तो प्रेशर एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू ऑल्सो कॉन्स्टेंट होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में उसका डेटा अलग बात है कि दे रखा है। तो यहाँ से हम P1 या P इंटू लेंथ का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट। तो यहाँ से ऐसा लगा जा सकता है क्या कि P1L1 इक्वल टू P2L2। तो पहले कितना था प्रेशर बच्चों? 80 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है? सपोज शॉर्टर के लिए 80 सेंटीमीटर है। अभी उसमें दूसरे वाले में कि अगर 50 सेंटीमीटर था और अब रेज करके कितना जा रहा 10, तो 50 माइनस 10 कर सकते हैं, तो उसका उस समय का प्रेशर निकाल सकते हैं, मतलब शॉर्टर वाले के लिए। तो इसके हेल्प से, मतलब इस रिलेशन के हेल्प से, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसका लेंथ कितना है ओरिजिनली 50 सेंटीमीटर, इक्वल टू शॉर्टर वाले का कुछ प्रेशर मान लेते हैं उस समय का जब इस तरह का कारनामा हुआ, तो इसको बोल रहे हैं P1 और इसको में बोल रहे हैं P2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा P1 और उसमें लेंथ कितना था 50 माइनस 10, मतलब पहले तो कुछ ना कुछ होगा ना, उसके बाद का जब आया तो कितना है, तो P1 यहाँ से हम कितना बोल सकते हैं इज 100 सेंटीमीटर, ऐसा इन द टर्म ऑफ मर्करी ही होगा। 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब ये जितना भी सेंटीमीटर में, तो ऑफ Hg प्रेशर को हम इसमें भी मेजर कर सकते हैं, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में सिखाया था। तो एक तो ये आ गया। ऐसे ही हम शॉर्टर वाले के लिए रिलेशन ला सकते हैं क्या? बिल्कुल आ जा सकता है। तो इसका भी ओरिजिनली कितना होगा 80 इंटू इसका लेंथ कितना था 100 सेंटीमीटर, P1V1 या P1L1 और P2 प्रेशर उसको देखते हैं, और उसमें कितना होगा, पहले था 100, यहाँ पर 50 माइनस 10 तक रेज किया, इसमें L नॉट तक रेज किया होगा, L तक रेज किया होगा, तो 100 माइनस L नॉट कह देते हैं। तो ऐसा होगा। तो एक रिलेशनशिप तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप इसको चाहो तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन लाने के लिए हमें देखो P1 P2 और P1 का वैल्यू तो हमें एक तरह से पता चल गया, P2 और L नॉट में है, तो दूसरा एक और रिलेशन लाना पड़ेगा, तभी तो दो इक्वेशन दो अननोन। या मान लीजिए कि इसको अगर इस सब इक्वेशन जैसा तो नहीं है, मतलब बस एक डेटा है P1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एक इन्फॉर्मेशन, दूसरा इन्फॉर्मेशन, एक तीसरा इन्फॉर्मेशन और लाएंगे, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन आसानी से निकाला जा सकता है। तो ठीक है, तो एक दूसरा हम ये लगा सकते हैं आइडिया कि जैसे आपको वहाँ पर बताया गया था, वहाँ पर मतलब ये चीज़ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सपोज ये 10 सेंटीमीटर तक है, तो इस लेवल पर फ्लूइड अगर इसमें जा रहा है, इस लेवल पर उन दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, तो P2 प्लस ये वाला एक्स्ट्रा ज़्यादा है, तो हमें उसी को देखना है। मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा L नॉट था, मतलब ये बॉटम से है बच्चों, ऐसा है L नॉट, ये पूरा उससे है। तो हम यहाँ से अगर प्रेशर को अगर देखेंगे तो इसमें ऐसा लिखा जा सकता है ना, P1 इक्वल टू P2 प्लस L नॉट माइनस 10, ऐसा अगर हाइट सेंटीमीटर ऑफ Hg में अगर लिखना होगा तो ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि P1 का वैल्यू तो 100 है, तो चलो इसको 100 लिख लिया। P2 का वैल्यू अब आ जाएगा L नॉट माइनस 10, तो P2 इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या 110 माइनस L नॉट, ये चीज़ P2 इज 110 माइनस L नॉट, तो यहाँ ले जाकर पुट कर दें,
तो कुछ हमारा काम बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक प्यारा सा दिखाई पड़ रहा है और उससे का डर नहीं है, वो तो आप कर ही लेंगे। तो P2 का वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 100 इज 8000, और वहाँ से कितना था P2 माइनस 100 और यहाँ से P2 माइनस 110। आप कहेंगे 110 माइनस तो P2 नहीं था, नहीं P2 माइनस नहीं था, 100 एंड P2 के जगह पे 100 माइनस एल नॉट था, ये रखना था, और 100 माइनस 100 माइनस एल नॉट, यहाँ पे ऐसा नहीं, वन 100 माइनस एल नॉट और यहाँ से 100 माइनस एल नॉट, ऐसा। तो इसको अगर करेंगे आप 8000 100 एंड उसका करेंगे तो कुछ कितना हो जाएगा 1000 माइनस प्लस एल नॉट हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएंगे निगेटिव में 200 एंड 110 एल नॉट। तो इसको अगर आप करेंगे तो क्वाड्रेटिक जैसा मैं बोल रहा था कि वैसा बना, एल नॉट प्लस 3000 इक्वल टू 0, इस तरह का। तो एल नॉट का वैल्यू वहाँ से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो अगर निकालना है तो b² माइनस 4ac, तो थोड़ा तो लंबा पड़ जाएगा, लेकिन आप वहाँ से ला तो सकते हैं। तो चलिए एल नॉट इक्वल टू 210 प्लस माइनस 210 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो कुछ जा नहीं रहा है क्या कि 441 और 121, देखते हैं कुछ कॉमन वगैरह लेकर। तो 210 प्लस माइनस, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 का स्क्वायर है, और मतलब 210 210, तो 21 इंटू 21 बचेगा 441, तो 100, और यहाँ से भी 100 ले लिया जाए। अच्छा 3000 है ना, वही करूँ कि कम क्यों आ रहा था, तो 100 ले लिया, तो यहाँ से 120 बचेगा। तो 441 माइनस 120 करिए तो कितना जाएगा, और यहाँ से डिवीजन ऐसे वहाँ से हो रहा होगा। तो 441 माइनस 100 करेंगे तो कुछ आपका आ जाएगा 341 और माइनस 21, तो 321। तो चलो कोई मिला नहीं, लेकिन हमने अपना मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ा, और फिर हमारा वहाँ से एक 10 ऐसा था और यहाँ से 2। तो इसको आप करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो सामने से तो जो दिख रहा है कि एल नॉट का जो वैल्यू होगा कुछ 15 या समथिंग इस तरह का आता है। तो जब इसको आप करेंगे पूरा तो कुछ 15.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। एन आइडियल गैस has a pressure P naught and volume V naught and temperature T naught is taken through the isochoric process till the pressure is double। ठीक है, मतलब पहले तो ये बोल रहा है कि P naught V naught T naught ऐसा कुछ है, और ऐसा कुछ हो रहा है कि वहाँ से आइसोकोरिक प्रोसेस से कर रहे हैं और प्रेशर को डबल कर दे रहे हैं। सेकेंड केस में मतलब इसमें क्या हो रहा है कि P naught प्रेशर को डबल कर दे रहा है, P नॉट प्रेशर इज डबल, और आइसोकोरिक है तो V नॉट। T नॉट के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो उसको देखते हैं अभी। और वैसे आपको मैं बता दूं कि 2T नॉट ही होगा। वो क्यों, कैसे पता चला, देखो क्या होगा कि PV इक्वल टू nRT है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स और R तो कांस्टेंट है, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर प्रेशर डबल हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2T नॉट। तो पहले लाइन का तो मतलब ये हुआ। फिर कर रहा है इट इज़ नाउ आइसोथर्मली, मतलब प्रोसेस 1, मतलब 1 ऐसा ये कर रहा है, इसमें ऐसा लगा सकते हैं। और सेकंड प्रोसेस में क्या कर रहा है कि इट इज़ नाउ आइसोथर्मली एक्सपैंड टू द गेट द ओरिजिनल प्रेशर। तो अभी 2P नॉट से कितना हो जा रहा है, P नॉट, ठीक। और फिर आइसोथर्मली मतलब 2T नॉट तो है ऐसा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अभी आइसोथर्मल अगर होगा
तो पी वी इक्वल टू एन आर टी है, यही है ना। तो इसमें प्रेशर इस कांस्टेंट है, नहीं आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। तो और ये सब तो कांस्टेंट होती हैं, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो प्रेशर 2P नॉट से P नॉट हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, V नॉट से डबल हो जाएगा यहाँ से ड्यू टू दिस रीजन। इस प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिकली है, वॉल्यूम में नो चेंज, टेम्परेचर प्रेशर उसका डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होगा। सेकंड आइसोकोरिकली आइसोथर्मली कह रहा था, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जैसा नाम से मतलब है। तो यहाँ से 2P नॉट से P नॉट कर रहा है कि ओरिजिनल प्रेशर पे चला जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ V नॉट से V नॉट बाई 2 ऐसा, और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, तो इसने का ये मतलब हुआ। तो फाइनली गैस आइसोबारिकली कंप्रेस टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब प्रोसेस 3 चल रहा है इसमें आइसोबारिकली, तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट होगा, ये तो P नॉट ही हो गया, और क्या बोला, कंप्रेस टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ से ये जो V नॉट से इसको 2V नॉट कर दिया, सॉरी V नॉट से इसको V नॉट कर दिया क्योंकि ओरिजिनल में जा रहा है, तो और आइसोबारिकली है तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इस बार रिलेशन में आ जाएंगे। देखिए PV इक्वल टू एनआरटी फिर से पकड़ते हैं, पॉकेट से निकालते हैं ऐसा, और प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, N और R तो रिमेन कांस्टेंट ही है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अभी प्रेशर उसका P नॉट से P नॉट ही रहेगा, वॉल्यूम जो V नॉट से V नॉट बाई 2 से था उससे डबल हो गया, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल, तो 4T नॉट हो जाएगा। ऐसा ठीक है। तो हमें अब ये सब जानकारी मिला पहले 2-3 लाइन में पढ़ने के बाद। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा छोटा छोटा कर दिया है सब उसका टाइपिंग। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एन आइडियल गैस हैज द प्रेशर P नॉट, वॉल्यूम V नॉट, टेम्परेचर T नॉट। इट इज द टेकन थ्रू द आइसोकोरिक प्रोसेस टिल इट्स द प्रेशर इज डबल। इट इज नाउ द आइसोथर्मली एक्सपैंडेड टू गेट द ओरिजिनल प्रेशर। फाइनली द गैस इज आइसोबारिकली compressed to its the original volume V, so the process on the PV डायग्राम। तो जितना भी हुआ है हमें PV डायग्राम पे दिखाना है। What is the temperature of the isothermal part of the process? Already we get that 2T नॉट। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कैसे हुआ, तो 2T नॉट होगा। और जानकारी चाहिए तो वहाँ से आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट था, और 2P नॉट से इसको P नॉट में भेज रहा था। तो हम ऐसा जानते हैं कि PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाइए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, या आइसोथर्मली है तो वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल, तो 2T नॉट। और व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एंड ऑफ द आइसोथर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो V से 2V नॉट, ये भी हमारे पास है। तो आ जाइए, अब इसको अगर हमें करना हो, कहानी इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इस पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको समझा दिया हूँ, यहीं पे इसको बता देता हूँ, या चलो यहाँ बता देते हैं। तो P है, V है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि एडवांस के लिए भी आपका है, एडवांस में भी ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 तरह के प्रोसेस हैं बच्चों, 1 2 3। तो इसमें पहले वाला क्या था, आइसोकोरिक, यही था पहला वाला। देखिए V नॉट चेंज नहीं हो रहा है और आइसोकोरिकली बोल रहा है, P नॉट से 2P नॉट जा रहा है, तो आइसोकोरिक। दूसरा वाला है आइसोथर्मल, और तीसरा वाला है आइसोबारिक। तो यहाँ पर प्रेशर आइसोकोरिक में वॉल्यूम तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन P नॉट से वो 2P नॉट में जा रहा था। तो एक ऐसा हमें लेकर आना है कि प्रेशर हमारा P नॉट से 2P नॉट जा रहा था। तो ऐसा आप मार्क कर लीजिए कोई भी पॉइंट A टू B अगर आप जा रहे हैं तो। और इसमें एक और ऐसा इसको आप कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट P नॉट है और ये वाला आपका 2P नॉट है, ठीक है। फिर उसके बाद A टू B, फिर उसमें B से C जा रहे हैं
तो आइसोथर्मल में हम जा रहे हैं और उसका वॉल्यूम में कुछ बोल रखा था कि सेकेंड प्रोसेस में कि उसका वॉल्यूम जो हाफ हो जा रहा है, पहले वी नॉट था वो वी नॉट बाई 2 ऐसा मिल जा रहा है। तो कब होगा, ए टू बी गया तो आइसोथर्मल है तो, और उसमें तो आइसोथर्मल और पी वर्सेस वी के ग्राफ में कैसे होता है, ये ऐसा होता है ना। तो लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है तो हम ऐसा कर दें, मतलब मान लीजिए कि इस पॉइंट पर वॉल्यूम आपका ये वी नॉट था, अब यहाँ पर वी नॉट बाई 2 जा रहा है, तो बी टू सी में कुछ इस पाथ को फॉलो कर रहा है और फिर सी से आइसो बार से, तो इसको लाइन ज्वाइनिंग कर दीजिए, फिर से वापस ओरिजिनल आ जा रहा है। तो समझ में आया, ए टू बी से गया आइसो कोरिक है, बी टू सी आइसोथर्मल हुआ और सी टू ए। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है कि मैंने जो ऐसे बना दिया बी टू सी में, तो आइसोथर्मल के लिए कैसा होता है, ये इस तरह का होता है ना, तब तो फिर इसको फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये गलत हुआ। तो यहाँ पर मतलब कि उसमें ऐसा होना चाहिए था कि प्रेशर हमारा घट रहा है, मतलब आइसोथर्मल है तो उसमें 2p नॉट से कुछ ऐसा बोला था, तो उसको बढ़ते हुए दिखाना चाहिए ना। तो हटाओ इसको, ये गड़बड़ हो गया। इसको फिर से लग करना पड़ेगा, फिर वैसे पूरा नहीं कटना चाहिए था कि चलिए अब कट गया क्या किया जाए, इनको कैसे हटाया जाए। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ तो यहाँ से था, मतलब कि ऐसा था और ये ऐसा था ना। तो ए टू बी में क्या था, आइसोकोरिक पी नॉट से 2p नॉट जा रहा था, तो यहाँ पर मान लेते हैं पी नॉट है और यहाँ से 2p नॉट जा रहा था प्रेशर, ठीक। फिर उसके बाद आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में क्या बोला था कि उसका इट इज़ नाउ आइसोथर्मल एक्सपेंड द ओरिजिनल प्रेशर द फाइनली गेट्स द आइसोबारिकली कंप्रेस टू द ओरिजिनल वॉल्यूम वी। तो नाउ आइसोथर्मली एक्सपेंड टू गेट द, एक्सपैंड कर रहा है तो आइसोथर्मली एक्सपैंडेड, तो वहाँ पर फिर प्रेशर इज डबल, तो उसको हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 2p नॉट से p नॉट इसको भेजा है, तो इसको वॉल्यूम को मैंने आधा क्यों कर दिया, यहाँ पे 2v नॉट होगा ना, तभी उधर सेंस नहीं बना रहा था। देखो बच्चों क्या होता है कि आइसोथर्मली है तो p1v1 इक्वल टू p2v2 ऐसा होगा, तो एक्सपैंड करेगा, तो इसमें क्या बोला है कि इट इज आइसोथर्मली एक्सपैंड टू गेट द ओरिजिनल प्रेशर, तो यहाँ से 2p नॉट था और v1 तो v नॉट था, ओरिजिनल प्रेशर p नॉट, और इसमें यहाँ से v2 करना है, तो p नॉट गए तो वहाँ से कितना हो जाएगा, 2v नॉट हो जाएगा ना कि v नॉट बाई 2। तो ये गड़बड़ी था, तो इसके चलते वो सब गड़बड़ आ रहा था। तो यहाँ से इसको ठीक कर लीजिएगा, इस 2v नॉट है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि p नॉट v नॉट। अब यहाँ से देखिए, अब वो बना रहा था ना, कहा गया है यहाँ का p वर्सेस v, अगर आइसोथर्मली अगर है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर एक दूसरे में, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ ऐसा होगा तो 2p नॉट से, हाँ ये जो इधर जो बनाया हूँ मैं, इधर ना होकर ये इस लाइन पर आएगा, और वॉल्यूम था जो इनका यहाँ पर v नॉट, तो यहाँ पर हो गया 2v नॉट। इसको आप वॉल्यूम एक्सिस को ऐसा कर दीजिए, और प्रेशर ये हमारा जो था, अच्छा p नॉट वहीं लिख दिया, कोई बात नहीं, 2p नॉट ये प्रेशर के लिए था, ठीक है। तो v नॉट से 2v नॉट गया। अभी फिर उसके बाद आइसोबारिकली कर रहा है, तो इसमें एरो और मार्क कर देते हैं कि आपको समझ में आते रहे कि ए से, सपोज ए से भी 2p नॉट, पहला वाला आइसो कोरिक है क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर उसका डबल हो रहा है। दूसरा आइसोथर्मल है और एक्सपैंड हो रहा था, क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज़ किया था एक्सपैंडेड, सो ओरिजिनल प्रेशर पे आ रहा था कि p नॉट से 2p नॉट से p नॉट पे आ रहा था, तो वॉल्यूम भी उसका क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और फिर कह रहा है कि आइसोबारिकली जा रहा है, ओरिजिनल प्रेशर पे मिल जा रहा है, तो इस तरह का कुछ इसका ग्राफ बनेगा। तो ये बात समझ में आया क्या, ये समझ में आया तो इसको आप लिख सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तो फिगर दिया है, कह रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस एबीसी है, द वीटी ग्राफ ऐसा है। ये आप लोग को दिख रहा है क्या बच्चों? वी, ये तो दिख रहा होगा। ए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के लिए है। इस परफॉर्म द कांस्टेंट मास ऑफ एन आइडियल गैस सो दैट द सेम प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम इन द फिगर सी ए इज पैरेलल टू वी एक्सिस एंड बी सी इज पैरेलल टू टी एक्सिस। ओके, ये सब तो समझ ही जाएंगे कि उसमें कह रहा है कि सी ए इज पैरेलल टू, मतलब यहाँ पर ए है, कुछ ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ऐसा। तो ये वीटी ग्राफ है, तो हमें पीवी डायग्राम बनाना है। ठीक, तो ए से बी की तरफ अगर जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कब होता है भाई? पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, तो बाकी लोग क्या हो गए? कांस्टेंट। तो प्रेशर वुड भी बोलो कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा? और ए टू बी में प्रेशर कांस्टेंट है और वहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हम ऐसा मार्क कर लें कि ए टू बी में कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ा। ठीक, ए टू बी। बी टू सी में क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर घट रहा है। तो फिर से पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बी टू सी में हम कैसा भेज दें? नीचे की तरफ प्रेशर को डिक्रीज करते हुए दिखा दे, ऐसा। ठीक, और फाइनली सी टू ए में क्या हो रहा है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। तो इनको आइसोथर्मल वाला ऐसा होगा। तो बी टू सी में आप ऐसा इसको भेज सकते हैं। तो पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो बात समझ में आया क्या? आया तो उसको लिख लीजिए। तो ये आपको एडवांस में सब मिलेगा। एडवांस के क्वेश्चन के लिए, मेंस में डायरेक्ट करने के लिए मिल जाए, या वहाँ पर एडवांस में आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए कुछ डेटा के साथ दिया रहेगा। तो ये बेसिक है, तो बेसिक से आपको बताया जा रहा है। अब देखिए कि करेक्ट टू क्लोज वेसल ऑफ द इक्वल वॉल्यूम contain air at 105 kilopascal at 300 Kelvin and connected through the narrow tube. If one of the vessel is now maintained at the 300 Kelvin, other is the 400. So what will be the pressure in the vessel? पहले क्या करें कि टू क्लोज वेसल इज इक्वल वॉल्यूम कंटेन ऐसा बना लीजिए। एक में है 300 केल्विन, इक्वल वॉल्यूम दोनों में है, और 105 किलो पास्कल है। अच्छा, दोनों के लिए सेम है। इज कनेक्टेड थ्रू द नैरो ट्यूब इफ द वन ऑफ द वेसल इज नाउ मेंटेन 300 केल्विन। ये 300 हो गया और ये इसमें 400 हो गया। तो बताओ कि प्रेशर कितना होगा? यही ना, इन द वेसल्स। तो मतलब ओरिजिनली कितना था? 105। तो 105 था, अब कितना हो गया? चेंज हो गया होगा, वो बताना है। पी 105 यहाँ पर था किलो पास्कल दोनों में, और उन दोनों का ऐसा था, यही है ना। तो उसमें अभी नया प्रेशर बताना है। ठीक है, देखिए तो उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स है n, क्योंकि दोनों आइडियल कंडीशन है, n है, था ओरिजिनली। अभी जब इसका मेंटेन करता है तो इसका हो जाता है n1 और n2। तो जब दोनों मिलेंगे तो उन दोनों मिलने के बाद क्या होगा? n1 प्लस n2 इक्वल टू 2n, ऐसा। तो 2n वाला क्या होगा बच्चों? ओरिजिनल प्रेशर को मान लेते हैं P0 और V0 अपॉन R T0 ओरिजिनल टेम्परेचर है। n1 के जगह पे कितना हो जाएगा? P, ये तो निकालना ही है, और वॉल्यूम भी सेम है V0,
और आर टी टेम्परेचर इज 300 प्लस पी वी नॉट आर यहाँ से 400 ऐसा, और टी नॉट ओरिजिनल टेम्परेचर तो था ही, तो इसके जगह पे भी 300 लिख लेते हैं कि हमारा काम आसान होते चला जाएगा। तो पहले तो 2 0 2 0 2 0 आर आर आर, इसको कर दे फटाफट गायब, और यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा पी नॉट। तो कितना आया बच्चों यहाँ से p/3 और p/4, तो p/3 प्लस p/4 कितना हो जाएगा, एलसीएम लिए तो 12 हो गया, और वहाँ से 7p आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, p/3 प्लस p/4 इक्वल टू 7p/12, और ये कितना आ जाएगा 2p0 v0। तो 2 टाइम्स ऑफ 105 किलो पास्कल, और v0 तो अपने घर चले गए थे तो उनको जाने दीजिए फिर, ये v0 तो घर चले गए थे, तो 210, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 12/7, तो यहाँ से आ गया 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 360 किलो पास्कल। तो यहाँ पर एक फॉल्ट देखो, वो क्वेश्चन में आप बने रहोगे तो गलती होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने इसका आंसर लाया कितना 360 किलो पास्कल, ओरिजिनली कितना है 105, तो ये ऐसे कितना हो सकता है, इतना तो नहीं होगा क्योंकि डबल वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसमें ज़रूर कुछ कैलकुलेशन एरर है, यहाँ पर ही बैठा है 3। तो ये जो बच गया था 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 360/3, तो कितना हो जाएगा 120 किलो पास्कल। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि वेसल कंटेन द 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ इज इंड्यूस्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑफ द विसिलिटी इन द वन गैस। हाँ, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको एडवांस लाइक क्वेश्चन इसमें ये है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल कितने इसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 14/2, 7 मोल हो गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दूसरा है O2, तो ये कितना हो गया 96/32, जबकि ऑक्सीजन के लिए उतना हो रहता है, तो 3 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बच्चों 10, और हमें पूछा है कि टेम्परेचर इज ब्रॉट बैक टू द स्ट्रेट 273 केल्विन, एसटीपी कंडीशन पर है, और फाइंड द प्रेशर इन द, अच्छा उसका अलग है, ऑक्सीजन एट एसटीपी में पूछा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा क्योंकि एसटीपी कंडीशन पर है। तो 7 + 3 कितना हो गया टोटल आपका 10, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 7 + 3 कितना हो गया 10 मोल। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 10 × 22.4, तो कितना हो जाएगा 224 लीटर ऐसा। फिर क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज इंट्रोड्यूस द पासिंग द इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द वेसल टिल द वन गैस इज कंज्यूम्ड ओके, द टेम्परेचर इज, तो H2 + O2 मिलकर क्या बनता है बच्चों, ये तो पता होगा। आ जाइए, आपका केमिस्ट्री भी थोड़ा टेस्ट कर ले। 2H2 ऐसा बनता है, यही बनेगा वाटर। तो इसका भी 2 मोल से 1 मोल बनाकर 2 मोल बना रहा है ना। तो अभी इसका कितना है 7 मोल था, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6H2 + 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3O2 + 6H2O, तो 3 मोल ही तो एग्जैक्टली है ऑक्सीजन, 6 मोल ऑफ H2। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है ऑक्सीजन, तो ये एक्सेस में कौन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 मोल बच गया होगा, है ना। और उसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रह रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि प्रेशर उसका फाइनल कितना होगा। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं PV = nRT होता है। तो P मतलब वॉल्यूम में जब मानते कि उस कंटेनर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है, तो और टेम्परेचर भी रिमेन कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स यही कम ज़्यादा हो रहा है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया क्या बोला, PV = nRT है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, जो कंटेनर है वो फिक्स है, उतना ही रहेगा। टेम्परेचर बोल ही रहा है कि रिमेन मतलब 273 से ब्रॉड बैक कर रहा है,
R तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि P1 बाई P2 इक्वल टू N1 बाई N2, N2 ऐसा। तो P1 हमारा पहले कितना था 1 atm, STP कंडीशन पर है, तो P2 को हमें चाहिए बताना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि P2 इक्वल टू P1 N2 बाई N1, तो 1 atm था इंटू N2 1 है और N1 है 10, तो यहाँ से 1/10 atm प्रेशर हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू 0.1 atm ऐसा। तो ये ऐसा मिल जाएगा। तो समझ में आया, P2 इक्वल टू 0.1 atm। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि बैरोमीटर is read to 75 centimeter of mercury when the 2 centimeter cube of air is atmospheric pressure is introduced into the space above the mercury level. The volume of this space become 50 centimeter cube. अच्छा, उसमें क्या कर रहा है कि कुछ स्पेस उसमें भर रहा है और उसके चलते वॉल्यूम इसका मिल जा रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब। A barometer read the 75 centimeter of mercury when the 2 centimeter cube of air atmospheric pressure is introduced into the space above the mercury. So the volume of this space become the 50 centimeter cube. Find the length by which the mercury column is descent. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि बैरोमीटर रीड द 75 सेंटीमीटर व्हेन द 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर इज यहाँ पर है। जब उसमें कुछ हम फिल कर दे रहे हैं, वो पूछा जा रहा है कि बताओ कि प्रेशर उस समय का कितना होगा। दूसरी भाषा में तो यही पूछा जा रहा है ना कि PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर के बारे में है नहीं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो ओरिजिनली प्रेशर कितना था 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू वॉल्यूम कितना था 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब पता करना है वॉल्यूम कितना हो जा रहा था बढ़कर 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो P का जो वैल्यू होगा इज 150/50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो जो उसने पूछा हुआ था कि फाइंड द लेंथ बाय विच द मर्करी कॉलम इज डिसेंट, तो 3 सेंटीमीटर से वो घट जाएगा, क्योंकि उसको कि जैसे उसमें किए तो उसको बैलेंस करने के लिए, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, तो नीचे की तरफ आपका यहाँ से ऐसा मिल जाएगा। तो ये सिंपल था, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि बैरोमीटर ट्यूब इज द 1 मीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इज क्रॉस सेक्शन। मर्करी स्टैंड ऑन द हाइट ऑफ 75 सेंटीमीटर इन द ट्यूब when the small amount of oxygen introduced in the space above the mercury level, the level is fall by the 5 centimeter. Calculate the mass of the oxygen introduced. तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें खाली इंट्रोड्यूस कर दे रहा था, उसका वॉल्यूम बताया था, तो पूछा था कि कितना फॉल होगा। इस बार ऑलरेडी फॉल हमें दे रखा है, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से करते हैं। रूम टेम्परेचर इनका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है वगैरह वगैरह। तो हम उसमें ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो PV वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, दोनों का प्रोडक्ट, इस तरह का कुछ ऐसा बात बनेगा। ठीक है, तो मतलब वो ऐसा तो रहेगा, लेकिन ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर वो बोल रखा है। मान लीजिए कि मरकरी यहाँ पर ऐसा फिल था, क्वेश्चन में क्या है ना 75 सेंटीमीटर तक, और जैसे ही इसमें एयर लेकर आ रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर और फॉल हो गया। तब ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर प्लस 5, ये वाला जो फॉल डाउन हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले देखें कि 30 सेंटीमीटर जो मरकरी कॉलम का इसका है, तो उसका प्रेशर कितना है, तो P इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा, वो तो 5 सेंटीमीटर इफेक्टिवली कम हो रहा है, तो प्रेशर तो 5 सेंटीमीटर से माना जाएगा। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा उसका बदल जाएगा, तो क्योंकि हमें उसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास तो वहाँ से जब नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, तो PV इक्वल टू अगर nRT करना हो तब तो आएगा, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा PV/RT होगा। तो वंस यू नो द वेट इन ग्राम, तो PV इंटू RT, और इसमें अगर हम मोलर मास, ऑक्सीजन के मोलर मास 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। तो उसके लिए PV का वैल्यू लाना पड़ेगा और RT का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो प्रेशर कितना है था 5 सेंटीमीटर के चलते ये सब कारनामा हो रहा है, मतलब कि जो ऑक्सीजन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है तो उस समय उसका प्रेशर कितना था 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 0.05 और 13,600, और टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन ऐसा। तो कुछ कैलकुलेट वगैरह कर लीजिए कि यहाँ से कितना हो जाएगा 0.05, तो
ये हो गया 15, 13,600, इसको उधर ही रखे रहने दीजिए, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, टेज्यूम पहले ही कर लिया था, 30 सेंटीमीटर था, तो इसका कितना लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें कुछ गिवन है इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया इंटू लेंथ, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ नहीं -4, तो फाइनली आएगा ही, क्योंकि वो 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 हो जाएगा, या 30 इंटू 10⁻⁻² लिख लीजिए, जैसे मर्जी, मतलब वो लिखने में और सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। इन सबों को लाकर यहाँ पर पटक दीजिए मतलब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से जो W हमारा डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। प्रेशर कितना था 15 इंटू 13600। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻⁶। तो समझ में आया, इसीलिए 0 बचा के रखा था। R का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन, और 32 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो देखिए 1 2 3 0, तो 10⁻³ तो ऐसे ही हो गया हो। 15 6 या 90 या 15 2 या कर लो, या जैसे करना है। बहुत सारे दिख रहे हैं कि जो किसको किसको जहाँ जहाँ हाथ मिल रहा है वहाँ हाथ अपना साफ करते रहिए। तो इसको तो 10⁻³ पहले बोल दिया जाए, या और क्या कह सकते हैं कि 1.36, तो 0.136 ही कह देते हैं। 5 0 ऐसे मिल जाएगा, 1 0 गया तो इसकी कहानी खत्म, ये गया घर। 15 2 में विश्वास रखते हैं तो ऐसा कर लीजिए, ऐसे तो उसमें भी विश्वास रखते थे आप लोग 3 और 10 में, ठीक है। तो 3 उसमें हो गया, तो ये कितना हो गया 6 3 18 और 90 40, मतलब यहाँ से 3 हुआ और ये 10 आपका हुआ, और 0.408, और वहाँ से 10 को डिवाइड आउट कर लीजिए तो 3.2 आ जाएगा अपॉन 8.314। तो आप इसमें देखेंगे तो 12/8, तो मतलब कुछ जितना भी इतना ग्राम आएगा। यहाँ पे लाके सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से तो आप लोग कर ही सकते हैं, 0.5 या कुछ इस तरह का मिलेगा, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट इसको, ये कहीं बीच में गया है क्या? ये क्वेश्चन है बढ़िया, उसके बाद उसको करेंगे। देखिए इसमें क्या करें कि फिगर सोर्स ये P1 P2 है, कह रहा है कि सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम V0 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द फ्रिक्शनलेस सेपरेटर। द वॉल ऑफ द ट्यूब आर द एडियाबैटिक बट द सेपरेटर इज कंडक्टिंग, मतलब टेम्परेचर दोनों का कंडक्टिंग है, तो लॉन्ग टाइम में दोनों का T टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। व्हेन द सेपरेटर इज केप्ट इन द मिडिल द प्रेशर आर द P1 एंड P2। मिडिल में है तो इन दोनों का मतलब वॉल्यूम जो इसका V0 है, तो इसका V0/2 V0/2 ऐसा हो जाएगा in the left part or right part respectively. The separator is the slowly slide and the release the position at a position it can be the slightly in equilibrium. Find the volume of the two parts. मतलब ये जो यहाँ पर ऐसा है स्लाइड होकर कुछ ऐसा हो जा रहा है, फिर इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। तब पूछ रहा है कि यहाँ का वॉल्यूम बताइए V1 क्या होगा और यहाँ का वॉल्यूम बताइए V2 क्या होगा। तो केस 1 जब ऐसा हो रहा है तो जब V0 है तो उसका प्रेशर उस समय का P1, इसका V0/2, तो समय का नंबर ऑफ मोल्स N1 क्योंकि पता नहीं है RT, सिंस कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर सेम होगा। यहाँ से P2 V0/2, यहाँ से N2 RT, मतलब दोनों का सेम टेम्परेचर होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि P1/P2 इक्वल टू N1/N2। ऐसा हो गया। फिर उसके बाद अगर केस 2 अगर देखते हैं यहाँ से, तो अब क्या हो रहा है कि वो शिफ्ट हो जा रहा है, तो कहीं प्रेशर उन दोनों का फिर और इक्विलिब्रियम पेयर है, तो प्रेशर क्या होगा दोनों जगह पे सेम होगा, तभी तो जाकर होगा। अगर इसको छोड़ेंगे तो प्रेशर मान लीजिए कि एक कम वाला है P1 तो इसकी तरफ आएगा, P2 ज़्यादा वाला है तो इधर भेज देगा, या P1 ज़्यादा है तो कहीं भी होकर दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। सो इन दैट केस P डैश कह लीजिए, वॉल्यूम V1
नंबर ऑफ मोल्स तब भी N1 था क्योंकि वो तो अलाउ कर नहीं रहा है कि इधर से उधर भागे। nRT टेम्परेचर भी कंडक्टिंग है तो थोड़ी देर के बाद फिर से T हो जाएगा, T डैश कह लीजिए। फिर दूसरे केस में अब फिर से P डैश इंटू V2 इक्वल टू N2RT डैश। तो इन दोनों को डिवाइड अगर करेंगे तो यहाँ से V1/V2 फिर आ जाएगा, बाकी लोग कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से V1/V2 केस 2 से मिल गया, एक ये ऐसा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि V1 और V2 बताओ। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है ना कि दोनों उसका वॉल्यूम कितना था V0। तो जब आधे पर हुआ था V0/2 हुआ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V1 प्लस V2 इक्वल टू V0 होगा। मतलब हमें आंसर जो देना है P1 और P2 के टर्म में देना है, क्योंकि जो हमें यहाँ पर गिवन है कंडीशन उसी में करना है। N1 और N2 तो दिया नहीं है, तो V1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 इंटू V2 प्लस V2 इक्वल टू V0। तो अब समझ ही गए होंगे कि V2 क्या आएगा। V2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से P2 इंटू V0 अपॉन P1 प्लस P2। तो कुछ सेंटर ऑफ मास वाली कहानी बता रहा है ना कि M1 M2 था और R1 R2 था। तो एक तरफ से कितना होता था, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो अगर R होता था R1 के लिए M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R, और R1 के लिए M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R। तो वैसा ही कुछ है। तो V2 के लिए P2 टाइम्स ऑफ V0 प्लस P1 प्लस P2। और दूसरा अगर आप देखेंगे V1 के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा P1 V0 अपॉन P1 प्लस P2। तो ये दूसरा वाला आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों। तो ये क्या था कि बेसिक सब है, तो आपके दिमाग को उथल पुथल मचाने के लिए, मतलब आपके दिमाग को एक जगह पर लाने के लिए है। तो अभी 3-4 क्वेश्चन इसके रह रहे हैं, तो अगली क्लास में जब मिलूंगा तो इसको और बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन और अच्छा है क्योंकि एडवांस में कई बार आ रखा है, तो ये आपको कराऊंगा। और एक अभी एक कहीं गया एक क्वेश्चन, ये ट्यूब वाला भी है कि कुछ ऊपर नीचे ऐसा कर देते हैं तो उसमें मरकरी कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पे कहीं मरकरी रखा हुआ तो तब कितना डिस्टेंस है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और जो एक इधर आगे अभी छोड़ा ये वाला कि ये हैंग कर दिया हवा में, तो इसका वेट कितना होगा। और इसके अलावा और भी आपको क्वेश्चन कुछ और बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में देख रहे हैं। तो पहले बेसिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता था उसके बारे में आपको कहानी बताया, और फिर इसका यहाँ का कुछ आपको कुछ क्वेश्चन से उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो आज पूरा का पूरा फोकस PV इक्वल टू NRT पर था कि अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर चेंज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या क्या होगा। तो इस तरह के बातों को हमने आज समझा। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसी का एक्सटेंशन, ये सब बचे हुए क्वेश्चन और भी उसके आगे का क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप वीडियो वॉच करते रहिए और कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन भेजते रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।